हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मुगल साम्राज्य। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का ऑल क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। यदि हम बात करें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपके एग्जाम में काफ़ी अक्सर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है ना, तो आप लोग क्लास को पूरा अंत तक देखिएगा, ये हमसे वादा कीजिए। मैं आपको हर एक क्वेश्चन का उत्तर आसान शब्दों में समझाऊंगा ताकि आप लोग को कभी भी पढ़िएगा तो थोड़ा बहुत रिवीजन कीजिएगा घर पर, तो याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहले देखिए, यहाँ से आप लोग का अभ्यास का जो प्रश्न है वो शुरू होता है। कहता है सही जोड़े बनाए। आप लोग को मिलान करना है ना, तो आइए सर मिलाने का प्रयास करते। सबसे पहले मनसब, इसको मिलाइएगा पद वाला में। किस में? पद वाला में मिला लिए। दूसरा है बैरम खा से अकबर। ठीक है ना, बैरम खा अकबर से संबंधित है, यहाँ पर अकबर मिला लीजिएगा। ठीक है, सूबेदार जो थे, सूबेदार किनको कहा जाता था? तो आप लोग बोलेंगे सर सूबेदार आपका हो जाएगा किस में? सूबेदार हो जाएगा गवर्नर वाला में। ठीक है, चलिए उसके बाद महाराणा प्रताप चित्तौड़ के नाम से तो जाने ही जाते हैं, जहांगीर जाने जाते हैं न्याय की जंजीर। ओके, तो इस प्रकार आप लोग क्या कीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि आप सभी का जो ऑल चैप्टर का पीडीएफ है ना, ये मैं ऐप पर अपलोड कर दिया हूँ। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक का क्वेश्चन आंसर का। तो आप लोग जाइए, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कीजिए, वहाँ से कोर्स लीजिए। मात्र 100 रुपया में कोर्स आप लोग क्लास 7 का लीजिए, जिसमें ऑल सब्जेक्ट का नोट्स भी मिलता है और क्वेश्चन आंसर भी मिलता है। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए और चैप्टर नंबर 1, 2, 3 इससे पहले सारा क्वेश्चन आंसर करवा दिया हूँ। आइए सर, अब आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है प्यारे बच्चों कि रिक्त स्थानों को भरना है। रिक्त स्थानों को भरना है, कहता है पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और देश के बीच हुई थी और देश में हुई, मतलब किसके और किसके बीच हुई थी और कब हुई थी? तो आपको पता होगा पानीपत का जो प्रथम लड़ाई हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था ना। तो लिखेंगे यहाँ पर, देखिए मैं दे दिया हूँ, पानीपत की प्रथम लड़ाई इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 को हुई थी। आप लोग से पूछा जाए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? आप लोग बोलेंगे 1526 में हुआ। किसके बीच हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच बाबू? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, दो बार बोलिए तो, पानीपत का प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में हुआ। दो बार बोलिए मेरे साथ, हो जाएगा यार। ठीक है, चलिए दूसरा, यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का घोतक था तो सवार उसके डैश को दिखाता था, तो सैन्य बल को दिखाता था। किसको? सैन्य बल को दिखाता था। ठीक है, तीसरा है शेर शाह ने देश की बड़ी संख्या में निर्माण करवाया, तो सरायों को, सराय क्या होता है सर? ठहरने का जो जगह होता है ना, उसी को सराय बोला जाता है। आप लोग देखते होंगे गांव मोहल्ला में बीच में, मतलब मानिए ना सड़क के किनारे भी देखते होंगे इस प्रकार का एक सराय होता है जहां पर लोग आते हैं बैठते हैं। ठीक है ना, वो सराय हुआ। ठीक है, चलिए चौथा है अकबर की दरबारी इतिहासकार डैश था, तो अबुल फजल था। ठीक है, जिसने अकबरनामा नामक पुस्तक लिखी है। कौन सा पुस्तक लिखे थे? अकबरनामा। पूछा जाएगा कि अकबरनामा पुस्तक किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। अच्छा, पूछेंगे हम आपसे अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था? आप बोलेंगे अबुल फजल था। कौन था? अबुल फजल था। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको याद हो गया ना, ये दोनों चीज़ समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते। अकबर मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। हम आपसे पूछेंगे मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? आप बोलेंगे अकबर। कौन बोलेंगे? अकबर। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अकबर। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ आप लोग को? तो प्यारे बच्चों, भरने वाला आप लोग को क्लियर हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। आगे देखिएगा, आप लोग का कह रहा है आइए विचार करें। अब हम लोग को विचार करना है, गुरु और शिष्य दोनों जो हैं, हम लोग दोनों मिलकर क्या करेंगे? विचार करेंगे, सारे क्वेश्चन पर विचार करेंगे और उत्तर हम लोग जितना आसान शब्द में हो सकता है उतना आसान शब्द में समझेंगे, क्योंकि इतिहास का आप लोग जानते होंगे कि बड़ा क्वेश्चन आंसर आता है, याद नहीं हो पाता, परेशान हो जाते हैं बच्चे। तो आइए अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, आइए विचार करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है मनसबदार और जागीरदार में क्या संबंध था? लिखेंगे मनसबदार और जागीरदार दोनों के बीच में क्या संबंध था? इसका उत्तर अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं।
तो देखिए बच्चों, आप लोग उत्तर में लिखिएगा मनसबदार केवल भूमि कर से मतलब रखते थे, किंतु जागीरदार अपने जागीर पर प्रशासनिक कार्य भी करते थे। जागीरदार भूमि कर स्वयं वसूलते थे, जिसके लिए उन्हें अपने जागीर में ही रहना अनिवार्य था, लेकिन मनसबदार कहीं भी रहकर अपने कर्मचारियों से लगन वसूलवाते थे। ठीक है, ये आप लोग समझ गए, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इतना संक्षिप्त आपको नहीं याद होगा, बोलेंगे मनसबदार जो होता था वो भूमि कर से मतलब रखता था, लेकिन जागीरदार भूमि पर स्वयं मतलब भूमि कर से मतलब नहीं, वो क्या करते थे, जागीर पर प्रशासनिक कार्य भी करते थे। पहले तो वो तो मनसबदार जो थे वो भूमि पर कर से ही मतलब रखते थे, लेकिन जागीरदार जो थे वो जागीर पर प्रशासनिक कार्य भी करवाते थे। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ। दूसरा, जागीरदार क्या करते थे, भूमि कर स्वयं वसूलते थे, लेकिन मनसबदार क्या करते थे, अपने कर्मचारियों से वसूलवाते थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दूसरा कहता है पानीपत के मैदान में होने वाली प्रथम लड़ाई का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है। बोलेंगे पानीपत के मैदान में होने वाली प्रथम लड़ाई ने भारत में लोधी वंश का सर्वनाश कर दिया। अब समझिए, और भारत में एक नए मुगल वंश की संस्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था, बाबर के बीच और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें क्या हुआ, इब्राहिम लोदी को हरा दिया गया, इब्राहिम लोदी की हार हो गई। बाबर क्या हुए, जीते। जैसे इब्राहिम लोदी हारे, इनका अंतिम में था लोदी, मतलब ये लोदी वंश के थे, तो लोदी वंश क्या हुआ, समाप्त हो गया। फिर आ गए बाबर क्या किए, ये अपना साम्राज्य मुगल वंश की स्थापना कर दिए। ठीक है, चलिए समझे आप लोग, स्थापना हुआ और मुगल वंश का स्थापना का क्या हुआ, रास्ता खुल गया। समझे आप लोग। आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन है मुगल शासन की विशेषताओं को बताओ, और कहता है उसने मनसबदारों की क्या भूमिका थी। लिखेंगे मुगल शासन काल में लोगों के जीवन का आधार खेती था। पहले बोलिए मुगल काल की विशेषता क्या थी, मुगल शासन काल में लोगों के जीवन का आधार खेती था। लगान देने के दबाव में उनका अनाज सस्ता बिक जाता था। अमीरों के लिए ऐशो आराम वस्तुएं बनाने वाले यद्यपि मजदूर कम मिलते थे, लेकिन खाद्यान्नों के सस्ता होने के कारण इन्हें कठिनाई नहीं होती थी। मनसबदार साम्राज्य में बादशाह के कानून और आदेश लागू करते थे। वे बादशाह के लिए सैनिक जिम्मेदारियां को भी निभाते थे। ठीक है, समझे आप लोग, समझ गए तो एक बार यस सर लिखिए और दिल बनाकर भेजिए आप लोग। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों कि मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण रहे। अब कहता है भैया मुगल साम्राज्य का जब स्थापना हुआ तो फिर जिसका उदय हुआ उसका अस्त होना भी निश्चित है। ठीक है ना, इसी प्रकार मुगल साम्राज्य का यदि उदय हुआ, मुगल साम्राज्य यदि आया तो उसका पतन भी होगा। इसका कारण क्या रहा, तो मुगल साम्राज्य पतन का एक कारण था औरंगजेब की दूरदर्शिता। अब आप लोग बताइए, कोई भी राजा अगर वो अपने प्रजा को सुख नहीं देगा, किसी प्रकार का उनको दुख पहुंचाएगा, तो उनका पतन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, औरंगजेब जो था वो दूरदर्शिता करता था, जिसके कारण मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। औरंगजेब जो थे उनकी मृत्यु 1707 में हुई थी। हम पूछेंगे आपसे औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, 1707 में। उसके उत्तराधिकारी उस विशाल साम्राज्य को संभाल नहीं पाए। उनका जो उत्तराधिकारी मतलब उनका जो बेटा था ना, वो क्या किया, उनका उतना बड़ा राज्य को नहीं संभाल पाया। एक शासक के मरने के बाद उत्तराधिकार के लिए सामान्यतः संघर्ष होता था। इसमें धन और सैन्य शक्ति नष्ट होती गई। एक कारण आर्थिक कठिनाइयाँ भी थी। 1707 के बाद ना तो पर्याप्त धन बचा था और ना ही जागीर बची थी। उत्तर पश्चिम से होने वाले हमलों ने भी मुगलों को शक्ति समाप्त कर दी। ठीक है, अब बताइए उत्तर पश्चिम में हमला हुआ मुगल पर, मुगल का जो भी सैनिक था वो सब भी मर ही गया, ख़त्म हो गया। तो भाई मुगल को और आर्थिक रूप से भी कमज़ोर कर दिया, सब रूप से कमज़ोर हुआ। मानिए जैसे आपका कोई भी मानिए ये स्कूल है और स्कूल में एक हेड मास्टर साहब होते हैं,
और ये हेडमास्टर साहब को मानिए नौकरी हो गई। और हुआ क्या, 2-3 स्कूल और खुल गया। तो क्या हुए, एक तो इस स्कूल में जो हेडमास्टर साहब थे, अच्छे टीचर थे, वो पहले नंबर हट गए। दूसरे जो थे और नया नया स्कूल खुल गया, इससे क्या हुआ, इस स्कूल का पतन होना निश्चित हो जाएगा। वही बात यहाँ पर हुआ था। ठीक है, पहले तो औरंगजेब जो मेन था औरंगजेब, इसका मृत्यु हो जाता है। उसका उत्तराधिकारी भी उतना मतलब नया नया था तो कैसे संभाल पाता, उतना बड़ा राज्य था, तो उससे उसको विनाश हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसका हमला कर दिया, शक्ति भी उसका गायब हो गया, आर्थिक पर कठिनाई हो गई। तो ये सब बहुत सारा प्रभाव पड़ा, जिससे मुगल साम्राज्य का क्या हुआ, पतन हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। कहता है 5 नंबर क्वेश्चन, भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के स्थायित्व के लिए कहाँ तक जरूरी था। बोलेंगे मुगल साम्राज्य की आय मुख्य रूप से भू राजस्व से आती थी। वाणिज्य कर नगण्य था। समस्त प्रशासनिक कार्य इसी आय से पूरे किए जाते थे। राज दरबार के सभी कर्मचारियों का वेतन तथा अन्य खर्चों की पूर्ति राजस्व पर ही निर्भर था। ठीक है, लिख लेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़िए। कहता है मुगल अपने आप को तैमूर के वंशज क्यों कहते थे। बोलेंगे आप लोग, मुगल माता की ओर से मंगोल शासक कौन, चंगेज खां, और पिता की ओर से तैमूर के वंशज थे। मुगल माता की ओर से कौन, मंगोल के शासक चंगेज, और पिता की ओर से तैमूर के वंशज थे। किसके वंशज, तैमूर के। लेकिन मुगल अपने आप को तैमूर के वंशज कहते थे क्योंकि उनके महान पूर्वज तैमूर लंग ने 1398 में दिल्ली पर अधिकार किया था। ठीक है, अभी देखिए 1398 की बात हुआ, अभी 2024 है, बताइए कितना वर्ष पुराना होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपका 6 क्वेश्चन का आंसर समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन का उत्तर अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गया होगा, है ना, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार आप लोग का होमवर्क बस इतना रहा कि आप लोग इस चैप्टर को 2 से 3 बार घर पर पढ़ेंगे, बस इतना ही काम आपको करना है। धन्यवाद।